एपेक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजीव त्यागी जी। राजीव त्यागी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एफएम न्यूज पर। और ये कोरोना को लेकर लगातार लोग जो है वो अभी डरे हुए हैं, भ्रामक है। फिलहाल आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बताइएगा कि अभी कितने नए मामले सामने आए हैं, कितने कहां से मामले ज्यादातर आपके संज्ञान में आ रहे हैं, और नए वेरिएंट कितने सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर कोई भी एक डिजीज आती है, जैसे कोविड 2020 में 2021 में आया, तो वो परमानेंटली फिर जाता नहीं है, वो म्यूटेट करता रहता है और म्यूटेशन के बाद उसके नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। कभी वो NB 1.8.1 करके आ रहा है, सार्स कोविड जो इस समय पर है, कभी वो और XBB 1.51 ऐसे करके आता रहेगा। तो ये जो वेरिएंट्स हैं ये आते रहेंगे, और जब जब ये मई जून का समय आएगा तो ये आएंगे। ये इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ विजिलेंट रहने की जरूरत है। जैसे किसी को अगर फीवर है, चिल्स हो रहे हैं, ठंड लग रही है, बॉडी एक है, या कफ है, उनको हेडेक है, सोर थ्रोट है, नोज है, या टायर्डनेस है, तो उस केस में उनको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। अगर फीवर 100 डिग्री से ज्यादा है तो ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, और उस केस में या तो घर पे ही रेस्ट करें, या फिर अगर जरूरत लगता है बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर जो भी आपके फिजिशियन है नियर बाई, उनको आप कंसल्ट करें। और इट कैन बी कोविड हो सकता है। अभी केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं पे 4 केसेस है, कहीं पे 22-28 केसेस हैं, तो अभी तो कम ही केसेस रिपोर्टेड हैं, बहुत ज्यादा रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा जो पैनिक वाला सिचुएशन आ जाता है तो वो उन लोगों को आता है जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ओल्ड एज हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंट रहता है। तो अगर ऐसा है। अच्छा डॉक्टर राजीव, इसमें स्वास्थ्य को लेकर क्योंकि लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि आप कैसे बचाव कर सकते हैं, आप बताया लक्षण अगर शुरुआती तौर पर दिखते हैं तो भी अगर आपको ज्यादा जरूरत या ज्यादा समस्या होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वरना आप घर पर ही रहकर रेस्ट भी कर सकते हैं। पिछली बार के कोरोना के मुकाबले इस बार का कोरोना कितना अलग हम माने, हालांकि लक्षण वही हैं और बचाव भी वही है, लेकिन अलग मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछली बार जब कोरोना नया भारत में आया था तो भारत के लोग और भारत उतनी तरीके से तैयार नहीं था कोविड के लिए, लेकिन इस बार हम कोविड को समझ चुके हैं, शरीर उतना इम्यून भी हो चुका है कि शरीर भी खुद कोरोना को समझे। ऐसे में ये कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है एक बार फिर से कोरोना को डील करना। इसमें कुछ बातें हैं। एक तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और हम लोग इसका जो एक्सपीरियंस है वो पहले के कुछ सालों में देख चुके हैं, और ये उन्हीं का म्यूटेंट वेरिएंट है। तो जितना वो ज्यादा म्यूटेशन करेगा उतना जो वेरिएंट है वो वीक हो जाता है जनरली। तो इसमें बहुत की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर किसी को सांस में दिक्कत है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर को अर्जेंटली कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन, नेबुलाइजेशन वगैरह, थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट, दे विल रिकवर। ओल्ड एज जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, वो पब्लिक प्लेस पे ना जाएं, स्विमिंग पूल अवॉइड करें, बाकी जो जगह है जो क्राउडेड एरिया है उनको अवॉइड करें, गैदरिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन इस टाइम के लिए डिफर कर लें। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ये हर साल आता है और थोड़ा कम करके जाता है। तो इसमें जरूरी यही है कि जो है थोड़ा जो भीड़ भाड़ एरिया है, क्राउडेड एरिया है, उससे थोड़ा सा बचें। और जो कोविड का जनरली जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टेड स्टेज जो उसकी रहती है, वो जब इन्फेक्शन होता है उससे 1 to 2 डेज जब वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है तब ज्यादा इन्फेक्टिव चांसेस रहते हैं, और 8 to 10 डेज जब वो रिकवर कर रहा होता है उस टाइम पे चांसेस रहते हैं। तो कुल मिला के 2 वीक के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है इसमें। अच्छा डॉक्टर, अपना बचाव कैसे लोग कर सकते हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं भागती जिंदगी में हम उतना बचाव अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उन चीजों को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर अगर लक्षण पाए जाते हैं
उसमें बचाव कैसे करें, या फिर हम कोरोना की चपेट में आए ही ना, उससे पहले हम क्या बचाव अपना कर सकते हैं? एक्चुअली इन सब चीजों के लिए, जैसे ये कोविड है या कोई भी जो निमोनाइटिस है, निमोनिया है, जो भी डिजीजेज है, इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों ने कोविड के जिस समय फुल ब्लोन था 2021 में, उस समय पर भी विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन डी कॉम्प्लेक्स वगैरह इनको शुरू किया था उस टाइम पर भी। अभी भी हम अपने पेशेंट्स को जरूरत पड़ेगी तो देंगे, और दे भी रहे हैं जो पेशेंट को, तो जहाँ जो सस्पेक्टेड है, तो वहां पर जो है वो रिजल्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जो डिजीज को वो ओवर पावर कर जाएगी इम्यूनिटी, और अल्टीमेटली हमारी जो इम्यूनिटी है वो ओवर पावर कर जाए, यही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम मेडिसिन भी देते हैं, ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो वो भी इम्यूनिटी पर ही, के बेसिस पर ही रिजल्ट देगा। अच्छा, हमने पिछली बार कोरोना के समय पर हमने डोलो का इस्तेमाल लोगों के बीच में बहुत देखा, और लोग बहुत ज्यादा डोलो की दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे। हल्का बुखार हुआ तो डोलो ली, तेज बुखार हुआ तो डोलो ली, इवन डॉक्टर के परामर्श के बगैर भी लोग काफी संख्या में डोलो ले रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि डोलो जो है वो आपके अंदरूनी जो पार्ट है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन पर भी हानिकारक इफेक्ट छोड़ता है। क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे इस वक्त दर्शकों को कि अगर बुखार आता है तो डोलो से बचाव करें, या डोलो की मात्रा कितनी होनी चाहिए, या परामर्श के बाद ही आप डोलो का इस्तेमाल करें, या ऐसी किसी का? देखिए, अगर आपको फीवर आ रहा है, कफ है, हेडेक है, बॉडी एक है, सोर थ्रोट है, रनिंग नोज या टायर्डनेस है, इनमें से कोई भी सिम्टम है, और आप किडनी कंप्रोमाइज के पेशेंट नहीं हैं, आपको किडनी से कंप्रोमाइज नहीं है, कोई किडनी फेलियर नहीं है, क्रोनिक रीनल डिजीज वगैरह नहीं है, तो उस केस में आप सेफली पैरासीटामोल या डोलो आप ले सकते हैं। अगर आपका वेट 50 प्लस 650 मिलीग्राम ले सकते हैं। अगर आपका वेट 40 के आसपास है तो आप 500 मिलीग्राम की डोलो या पैरासीटामोल ले सकते हैं। डोलो और पैरासीटामोल दोनों एक ही बात है, और ये WHO अप्रूव्ड ड्रग और फीवर के लिए, इवन इन प्रेगनेंसी ऑल्सो जो पैरासीटामोल है या डोलो है वो सेफ है। हाँ, किडनी फंक्शन या किडनी इंजरी की अल्टर्ड है, या इम्पेयर किडनी फंक्शन है, या किडनी फेलियर वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए कभी ये नुकसानदेह हो सकती है। तो उस केस में हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जो है वो अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें, उसके बाद मेडिकेशन लें। बाकी जो यंग पेशेंट्स हैं, कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, वो लोग सेफली डोलो ले सकते हैं और उसके बाद अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर राजीव त्यागी जी, क्योंकि लगातार आप ऐसे लोगों के संपर्क में होंगे जो लगातार इस अलग अलग लक्षणों से पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, मरीजों के आप उनके बाकायदा आप उनके संपर्क में रहे होंगे, या उनके इलाज के संबंधित भी आप उनसे जानकारी साझा कर रहे होंगे। हमारा मकसद दर्शकों को या लोगों को डराने का नहीं है, बस उन्हें सतर्क करने का और उन्हें अलर्ट करने का है। जो पहले से ही पेशेंट्स हैं किसी न किसी बीमारी के, चाहे वो किडनी हार्ट पेशेंट हो या फिर कोई गंभीर बीमारी से वो पहले से जूझ रहे हैं, उन्हें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बात करें, या पहले से कुछ ऐसी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए जिससे कि वो कोरोना से अपना बचाव कर सके? खास तौर पर मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो बुजुर्ग हैं या फिर जो किसी न किसी बीमारी से पहले से ग्रसित है। देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रिवेंटिव केयर की, तो प्रिवेंटिव केयर हम अगर मेडिकेशन की बात करते हैं तो हम विटामिन सी ले सकते हैं, और विटामिन डी कॉम्प्लेक्स की या बीटा सूल के भी ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए जो है वो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। बाकी बच्चे जो मल्टी विटामिन से हम लेते हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा, और हमें जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको इम्प्रूव करते हुए हमें जो इसका जो वायरस है उससे लड़ने में मदद करेगा इम्यूनिटी के माध्यम से। अगर लोग जनरली बात करें तो ऐसे कोई एंटीबायोटिक पहले से शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स आते हैं और आपको कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओल्ड एज, कैंसर पेशेंट्स या ऐसी कोई कोमोर्बिडिटीज वगैरह नहीं है, तो उस केस में
आप लोग पैरासिटामोल लेके और अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर कोमॉर्बिडिटी है तो आपको प्रायोरिटी से पहले अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल कंसल्ट करिए, सो दैट बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉम्प्लिकेशन और एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक सांस में दिक्कत या और कोई प्रॉब्लम हो, उससे पहले आपके डॉक्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके और अलर्ट हो जाएं, और अगर कुछ भी ऐसा अनफोर्सिंग कॉम्प्लिकेशन आने से पहले ही कंट्रोल करें। अच्छा, ये जो नए वेरिएंट्स हैं जो लगातार कोरोना के पाए जा रहे हैं लोगों में, मरीजों में, क्या ज्यादा खतरनाक है, क्या ज्यादा घातक है, ये इनसे बचाव की जरूरत है? क्या जो पहले वेरिएंट पाए गए उनसे कितने अलग हैं और कितने चैलेंजिंग है? ये मैं आप लोगों के लिए भी पूछ रही हूँ, आप बतौर डॉक्टर कितना इसे चैलेंजिंग ले रहे हैं? जी जी, देखिए, जब भी जो अपना एक्चुअल स्वरूप जाएगा और उसके बाद जो म्यूटेशन के बाद फर्दर म्यूटेशन एंड फर्दर म्यूटेशन ऐसे करके जाएगा, तो उतना ही वो वेरिएंट वीक होता जाएगा। तो हम इसको ऐसे मान के चलें कि ये कॉमन कोल्ड की तरह रहेगा, और ये खांसी जुकाम फीवर करके जैसे पहले जो कोराइजा या कॉमन कोल्ड रहा है उसी टाइप का रहेगा। हाँ, जो कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट हैं या डायबिटिक हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज वाले, कैंसर वाले, उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिंग हो सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। उसके लिए अलर्ट है, बाकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है। जो सोशल गैदरिंग्स हैं उनको है भीड़ भाड़ में नहीं जाए, ऐसा एश्योर करने की जरूरत है। और जो जिस चीज को बहुत सारे लोग शेयर करते हैं जैसे स्विमिंग पूल या ऐसा कोई चीजें, तो उसको भी अभी अवॉइड करना चाहिए कुछ टाइम के लिए। वैसे भी मौसम काफी बहुत वेरिएबल भी हो रहा है इस टाइम पे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अच्छा, चूंकि बदलता मौसम भी एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय के लिए बन सकता है, हम कोरोना की नहीं बल्कि सीजनल बीमारियों की भी बात कर रहे हैं, जो मौसमी बीमारियां हैं, ऊपर से अब कोरोना आ जाए तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए, अस्पतालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए वैसे भी चुनौती बढ़ जाती है। आप ऐसे में क्या परामर्श देंगे, कैसे अपना पहले से ही मौसमी बीमारियां अगर होती हैं तो बचाव करें? परिवर्तित हो रहा है, क्या इसमें कोरोना के मामले भी बढ़ोतरी आने वाले समय में हो सकती है? और अगर बढ़ोतरी होती है तो क्या इसको लेकर अस्पताल तैयार हैं? बिल्कुल, तो डॉक्टर्स एज वेल एज पेशेंट को पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि क्लोजली सिम्टम्स को वॉच करके सिम्टोमेटिक एंड एज वेल एज इम्यूनिटी बूस्टर और मल्टीविटामिन पेशेंट को देने की जरूरत है। और जहाँ जरूरत लगे वहाँ एंटीबायोटिक करने की जरूरत है। एंड वी ऑलवेज कंफर्म के कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कोई उत्पन्न हो रहा है, इनका फॉर्म ऑफ सैचुरेशन देख के और इनका जनरल कंडीशन देख के और पेशेंट की स्थिति देख के, उसकी सांस लेने का तरीका देख के, रेस्पिरेटरी रेट देख के, तो हम लोग उससे जज कर लेते हैं। और उसके साथ साथ पेशेंट को मेडिसिन भी देने की जरूरत है, टोटल बेड रेस्ट कराने की जरूरत है। पॉसिबल हो तो जो है वो आइसोलेशन में जो 2 वीक्स के लिए घर पर ही रहें, थोड़ा रेस्ट करें। जरूरी नहीं है वो 100% आइसोलेशन हो, लेकिन हाँ ये है कि घर में रहें, रेस्ट करें और अच्छी डाइट लें, लाइट फूड लें, खूब सारा पानी पिए, हाइड्रेशन अच्छा रखें और गुड प्रोटीन डाइट लें। तो इस तरीके से टाइम पे फूड लें और एक्सरसाइज ना करें इस समय पर, वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी खान के बारे में भी अपने दर्शकों तक हम आगे जानकारी साझा करेंगे, मैं उस पर भी आऊंगी कि खान पान में किस तरीके से बदलाव किया जाए। लेकिन थोड़ा लक्षणों के बारे में मैं और क्लैरिटी चाहती हूँ और स्पष्टता चाहती हूँ, क्योंकि हमने 2020, 21, 22 के दरमियान जब कोरोना आया था भारत, 19 के अंत तक जब भारत में कोरोना की स्टार्टिंग थी मामलों की, तो ऐसे में लोग बहुत पैनिक कर रहे थे, लोग बहुत घबरा रहे थे कि उन्हें स्मेल नहीं आ रही है, उन्हें टेस्ट नहीं आ रहा है, उन्हें किसी चीज उनकी जो सुगंध है वो जा चुकी थी। तो ऐसे में वो उसको लक्षण के तौर पर देख रहे थे। क्या इस बार अगर ऐसा होता है या किसी मरीज को, किसी शख्स को अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसे एक मामूली लक्षण के तौर पर ही देखा जाए, या फिर लक्षणों में थोड़ा बदलाव भी है, कुछ और भी लक्षण आपके सामने आ रहे हो कि जो मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें
कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं शुरुआती में? देखिए, अगर लक्षण की बात करें तो जो 2021 में जो रहे हैं उसी टाइप के लक्षण हैं, लेकिन सांस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं आ रही हैं। अभी हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आ रहा है कि जिसमें सांस की भी प्रॉब्लम करके है। उस समय तो बहुत ज्यादा क्योर था इस चीज को लेके के निमोनाइटिस, वायरल निमोनिया के पेशेंट्स काफी थे। लेकिन अभी तो जनरल फीवर लेके, बॉडी एक लेके, कफ करके या हेडेक करके पेशेंट्स आ रहे हैं, या थोड़ा बहुत रनिंग नोज और टायर्डनेस लेके, और वो भी अभी बहुत ज्यादा केसेस नहीं है उस टाइप से। तो वी होप के अगर हम थोड़ा प्रिवेंटिव तरीके से चलेंगे और एजुकेट करेंगे तो केसेस जो है वो बढ़ने से पहले ही कम हो जाएंगे। एंड अगर कुछ केसेस आ भी रहे हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस अभी नहीं है। बट अगर हम लोग शासन स्तर पे बात करें तो सभी हॉस्पिटल्स को जो है वो अलर्ट मोड पे रखने के लिए बोला गया है। तो हम सभी लोग रेडी भी हैं इसके लिए, और वी होप कि ये एक कॉमन कोल्ड की तरह ही निकलेगा और सब ठीक रहेगा। बट ये अगर ऐसी कोई भी कहीं थोड़ी सी चीज आती है तो वी आर रेडी फॉर दैट। बाकी पैनिक ना हो, रिलैक्स रहें और गुड प्रोटीन डाइट लें। और अच्छा, जाते जाते, क्योंकि अब मैं जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, खान पान में किस तरीके से बदलाव करें? हम दौड़ती भागती जिंदगी में दफ्तर जाते हैं या छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अक्सर उतना बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपनी डाइट को या अपने खान पान को लेकर। क्या मामूली बदलाव हम कर सकते हैं अभी? कुछ चीजें तो ये जरूरी है कि पहले तो टाइमली ही फूड लें, और उसके अलावा जो डाइट है उसमें ब्रेकफास्ट जैसे करें उसको स्किप ना करें, और स्पाइसी थोड़ा सा अवॉइड करें, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज्यादा ध्यान दें, और पानी थोड़ा ज्यादा पिए। नींबू पानी भी अच्छा है कि जिसमें विटामिन सी होता है, सैलिन होता है, तो वो भी अच्छा है। और बेवरेजेस ज्यादा लें, खाना थोड़ा हल्का ही लें, और बाहर जाने तक थोड़ा सा यानी कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, हल्के मोटे आप सामान्य चेंजेस कीजिए। आप अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन युक्त डाइट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए और हरी सब्जियों को इंक्लूड कीजिए। तो मेरे ख्याल से इतना काफी होगा, आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश त्यागी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतना कीमती समय हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया उसके लिए भी। और फिलहाल इसी के साथ, इस खास पेशकश के साथ बुलेटिन में भी इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा FM न्यूज के साथ। नमस्कार।